चीन की 1911 की क्रांति इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चीन में कई वर्षों से राज कर रहे मंचू वंश का अंत हुआ। कागज का आविष्कार चीन में ही किया गया। चीन में सांग वंश इतिहास की पहली ऐसी सरकार थी जिसने कागजी मुद्रा जारी की। सांग वंश का सांस्कृतिक रूप से स्वर्णिम काल था, जब चीन में कला, साहित्य और सामाजिक जीवन में बहुत उन्नति की। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का प्रथम देश था जहां गणतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। चीन 1842 ईस्वी तक विदेशियों के लिए बंद ही कहा जाता है। पहली पश्चिमी जाति चीन में पुर्तगाल ही गई थी। यूरोप के अधिकांश देशों ने चीन के साथ संबंध स्थापित करके चीन में लूट आरंभ कर दी थी। इसे ओपनिंग ऑफ चाइना कहा जाता है। चीन में विदेशियों के लिए घृणा पैदा हो गई। चीन में टाइपिंग और बॉक्सर जैसे कई युद्ध भी हुए। डॉक्टर sun यat-सेन एक प्रसिद्ध नेता थे जो कि चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। पेशे से वह चिकित्सक थे जिसने मंचू वंश का अंत कर दिया और गणतंत्रीय सरकार चीन में स्थापित की गई। चीन में कई कारणों से 1911 की क्रांति आई। लाइफ ऑफ डॉक्टर sun यat-सेन। डॉक्टर sun यat-सेन, जिसे आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर sun यat-सेन का जन्म 2 नवंबर 1866 ईस्वी में दक्षिण चीन के चोइहंग के एक छोटे से गांव में हुआ। पिता सन तात्सांग एक गरीब किसान थे। शिक्षा के लिए होनोलुलु गए, अंग्रेजी शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया, हांगकांग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। sun यat-सेन ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, जिसके कारण माँ बाप ने बेदखल कर दिया, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, वह क्रांतिकारी विचार ग्रहण करने लगे। नंबर 2 है हनसिंग चुंग हुई की स्थापना। अपने विचारों के प्रसार के लिए हनसिंग चुंग की स्थापना 1894 में की। उसने विदेशों में अपनी संस्था के 2 मुख्य केंद्र स्थापित कर दिए, एक होनोलुलु में, दूसरा योकोहामा में। नंबर 3 है तोंगमिंग हुई की स्थापना। डॉक्टर sun यat-सेन ने अपनी नई क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की जिसका नाम तोंगमिंग हुई था। इसका उद्देश्य मंचू वंश का नाश करके लोकतंत्री सरकार की स्थापना करना था। डॉक्टर sun यat-सेन एक सच्चा देशभक्त के सभी गुण मिलते हैं। वह चीन की भलाई और किसी भी बलिदान देने के लिए हर समय तैयार रहता। 1911 की क्रांति एक नए गणराज्य का पहला राष्ट्रपति चुना गया। उसे देश की एकता से बहुत प्यार था। वह पीकिंग चला गया। सन 1925 को पीकिंग में ही उसका स्वर्गवास हो गया। 1911 की चीन की राज्य क्रांति के कारण। नंबर 1 है जनसंख्या में वृद्धि। दरिद्रता, भूखमरी और गरीबी ने चीन की दशा 1911 की क्रांति के कारण थे। इन सभी बीमारियों को जन्म देने वाली जनसंख्या की वृद्धि थी। चीन की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उस अनुपात से उपज की वृद्धि नहीं हुई थी। अनाज मिलना कठिन हो गया। उपज और जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने लगा। लोग भूखमरी के शिकार होने लगे। असहाय होकर लूटमार करनी आरंभ कर दी। देश में अशांति फैल गई। जनता के लिए विद्रोह के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। नंबर 2 है प्राकृतिक का प्रकोप। एक तरफ जनसंख्या और दूसरी तरफ प्राकृतिक प्रकोपों ने आक्रमण कर दिया। बाढ़ और बरसातों ने चीन की फसलों को बुरी तरह नष्ट कर दिया। 1910-11 में भयानक बाढ़ आया। यह बाढ़ हजारों गांवों को भी साथ बहाकर ले गया।
लाखों लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोग भूख से मरने लगे। इस प्रकार जनता के अंदर विद्रोह की भावना पैदा हो गई। नंबर 3 है प्रवासियों का प्रभाव। वास्तव में चीन की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, बाढ़ों और अनाजों के कारण चीनी अपना देश छोड़ने के लिए विवश हो गए। बहुत सारे चीनी आजीविका कमाने के लिए अमेरिका, जापान और अन्य यूरोपीय देशों में चले गए। कई देशों ने कानून द्वारा चीनियों को अपने देश से निकाल दिया। वे अपने साथ पश्चिमी प्रगतिशील विचारधारा भी लेकर आए थे। इन प्रवासियों ने 1911 की क्रांति में योगदान दिया। नंबर 4 है पश्चिमी विचारों का योगदान। पश्चिमी विचारों ने भी चीन की क्रांति को प्रोत्साहन दिया। चीन को प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य ज्ञान बहुत था, परंतु 1905 में बंद कर दिया गया। परीक्षा देने के लिए पश्चिमी ढंग की शिक्षा आवश्यक कर दी। बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिमी देशों में चले गए। अमेरिका में खर्च बहुत आता था। अधिकांश विद्यार्थी जापान जाकर शिक्षा ग्रहण करते। शिक्षा के विकास के साथ चीन में जागृति आ गई। नंबर 5 है मंचू सरकार की आर्थिक नीति। मंचू सरकार की आर्थिक नीति बहुत दोषों से भरी हुई थी। मंचू सरकार ने बहुत सारा धन विदेशियों को दे दिया था। मंचू सरकार की आर्थिकता का कमर टूट चुकी थी। विदेशियों ने चीन के प्राकृतिक साधनों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। जल मार्ग भी जाता रहा। चीन को कई अपमानजनक संधि करने पर विवश किया गया। इस प्रकार की हालात ने 1911 की क्रांति का रास्ता खोल दिया। 1911 की क्रांति का आरंभ और घटनाएं। 1911 में इस प्रकार की घटना घटी जिसने चिंगारी का काम किया। मंचू सरकार ने यातायात के लिए साधनों का विकास करना आरंभ कर दिया। सारे देश में रेलों और सड़कों का विकास किया जा रहा था। 1909 में यातायात मंत्री चांग ची चुंग की मृत्यु से भारी आघात लगा। वह बहुत उद्यमी व्यक्ति थे। चीन में 10 अक्टूबर 1911 में हैनकाओ में एक बम फटा। यह बम एक गुप्त कारखानों में फटा था जहां क्रांतिकारी बम तैयार करते थे। वहां हथियार भी तैयार किए जाते थे। पुलिस ने छापा मारकर पकड़ लिया। उनको देशद्रोह सिद्ध करके मृत्युदंड दे दिया। हैनकाओ की घटना का समाचार सारे चीन में जंगल की आग तरह फैल गया। 27 अक्टूबर 1911 में युआन शिकाई ने सत्ता संभाल ली। 8 नवंबर 1911 ईस्वी को युआन शिकाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। जल और थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी बना दिया गया। उस समय यह घटना घटी। उस समय सन्यात सेन अमेरिका में थे। वह 24 दिसंबर 1911 में चीन में पहुंचा। उनके आगमन से क्रांतिकारियों में एकदम जान पड़ गई। 20वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप में सबसे पहले चीन में गणतंत्र की स्थापना की गई। विदेशी शक्तियों ने भी चीन के गणराज्य को मान्यता दे दी। इस प्रकार 1911 की क्रांति सफल रही। 1911 की क्रांति सही अर्थों में क्रांति थी। इसने राजनीतिक, सामाजिक और भावनात्मक पद से सोए हुए चीनियों को जगा दिया। चीन को आधुनिक तथा प्रगतिशील बना दिया। 1911 की क्रांति की मुख्य विशेषता यह थी कि यह रक्तहीन और बिना हत्याओं के अस्तित्व में आई थी।